नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली धमाके के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए देश भर की सुरक्षा एजेंसियां वॉर मोड में काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक और यूपी हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। संदिग्धों और टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों की धरपकड़ की जा रही है। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी के 200 ठिकानों पर छापेमारी हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक एटीएस से लेकर एसटीएफ दबिश दे रही। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों और उनके स्लीपर सेल्स का पर्दाफाश करने में टीमें जुटी हुई। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई से जुड़ी हर खबर डिटेल में आज आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर जो जांच चल रही है, दिल्ली धमाके से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम करता था डॉक्टर मुजम्मिल। अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही विस्फोटक मिला था और यही वजह है कि अब ऐसा लग रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी सेंटर हो गया है इन्वेस्टिगेशन का, यानी कि पूरी की पूरी जांच इस अल फलाह यूनिवर्सिटी पर टिकी हुई है। यहां से बहुत कुछ हाथ लग सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जांच एजेंसियों को इस बात की उम्मीद है, क्योंकि ये तमाम जो आरोपी हैं जिनको लेकर अभी तक साजिश और तमाम नाम सामने आए हैं, उससे यह समझ में आ रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं सभी के, और सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नवभारत पर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि लाल किले के पास ब्लास्ट में 8 गाड़ियां डैमेज हुई थी। धमाके की चपेट में आने से 22 वाहनों को नुकसान पहुंचा। i20 कार की पिछली सीट पर विस्फोटक होने का शक है। जिस गाड़ी में ब्लास्ट किया गया था उसकी पीछे की सीट पर विस्फोटक था, यह कहा जा रहा है। इस वक्त जो जांच में निकलकर सामने है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि गाड़ी की पीछे वाली सीट पर विस्फोटक लेकर यहां तक पहुंचा गया था, लाल किले तक, और उसके बाद धमाके के जरिए गाड़ी को उड़ाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, लोगों की मौत हुई है। और अब पूरी जो जांच है वो फलाह यूनिवर्सिटी केंद्र बिंदु महसूस हो रही है जांच एजेंसियों को, क्योंकि यहीं से तमाम जो लोग अभी तक जिनके नाम सामने आए हैं वो सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मुजम्मिल के फोन की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आतंकी मुजम्मिल के फोन में कई व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। मुजम्मिल के ग्रुप में कई संदिग्धों के शामिल होने का शक भी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि जैसे ही जांच एजेंसियों ने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को दबोचा, उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद कई मेंबर्स ने मुजम्मिल के व्हाट्सएप ग्रुप को एग्जिट कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि ये लोग कौन थे जो मुजम्मिल के ग्रुप से एग्जिट हुए? क्या ये किसी डर की वजह से एग्जिट हुए या फिर सभी इस मॉड्यूल का हिस्सा थे? जिन भी लोगों ने ग्रुप को एग्जिट किया है, अब एजेंसियां उनके बारे में जानकारी जुटा रही। तो जांच चल रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी और दबिश चल रही है। हमारे सहयोगी मोहित ओम ब्लास्ट स्पॉट यानी कि लाल किले के पास से मौजूद हैं, अभिषेक राज अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं फरीदाबाद, मनीष यादव संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ हैं, और रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों के पास मैं आऊं, लेकिन सबसे पहले एक बार बता दें आपको कि पूरे का पूरा जो जांच है, ये जो पूरी जांच है, पूरा जो मामला है, ये एक तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द घूमने लग गई है। तो अभिषेक अल फलाह यूनिवर्सिटी पर मौजूद हैं। अभिषेक, क्या ये केंद्र बिंदु हो गया है जांच का कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से ऐसा जांच एजेंसियों को लग रहा है कि बहुत कुछ मिल सकता है, निकल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे अल फलाह यूनिवर्सिटी अब केंद्र बन गया है जांच का। यही कारण है कि चाहे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हो, ये देखिए इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं एक और पुलिस की गाड़ी, ये देखिए हरियाणा एसटीएफ की एक और टीम आपको यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो गाड़ियां हैं एसटीएफ की वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर नजर आएगी। सर, कुछ बात करेंगे आप लोग? सर बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे बात करने से मना कर रही है, और ये हरियाणा एसटीएफ की टीम है जो लगातार रेड करते हुए नजर आएगी। एक और टीम पीछे, ये देखिए एक टीम और यहाँ पर आ रही है, देखिए एक टीम और आ रही है, ये देखिए एक और टीम जो यहाँ पर हरियाणा एसटीएफ की है वो आपको नजर आएगी। और ऐसे ही लगातार 6 टीमें
जो हैं वो अभी तक यहाँ पर पहुंची हुई हैं। 2 टीमें बाहर निकली हैं और अभी जो नई 2 टीम हैं वो यहाँ पर पहुंच गई हैं और लगातार जो जांच है इसको जो है वो अभी किया जा रहा है हर एक एंगल से, और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि अंदर कौन कौन से ऐसे लोग थे जो कि मुजम्मिल के उम्र के करीबी थे या उसको एक तरीके से हम कहें तो उसके टच में थे, के साथ में थे। इन तमाम बातों की जो जांच है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर की जा रही है। सुबह से जब से हम मौजूद हैं तब से पुलिस की कई गाड़ियां हमने देखी अंदर गई थी, बकायदा पुलिस की जो ट्रक है वो अंदर आई थी। और ये देखिए एक और गाड़ी यहाँ पर आपको भारत सरकार की ये देखिए नजर आएगी। और इसी तरीके से तमाम जो लोग हैं वो आपको नजर, एक और पुलिस की गाड़ी, ये देखिए एक और यूनिवर्सिटी कैंपस में अभी दाखिल शायद होने वाली है गाड़ी। ये देखिए पुलिस की और अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं और ये देखिए आपको नजर आएगा ये पुलिस की गाड़ी है वो अभी अंदर जा रही है। और ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है। ये देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम एक बार फिर पहुंची है। ये देखिए जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये देखिए यहाँ पर पहुंची एक बार फिर से यहाँ पे जांच करने के लिए। तो लगातार जो टीम है, चाहे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हो, चाहे हरियाणा एसटीएफ हो या फिर फरीदाबाद पुलिस हो, लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। लगातार यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे 500 से 700 मीटर बताया जा रहा है जहाँ पे विस्फोटक सामग्री जो है वो मिली थी एक बंद कमरे से जो कि मुजम्मिल ने किराए पे लिया था। इसके अलावा एक इमाम का भी घर जो है वो यहाँ से फतेहपुर के पास है कुछ मीटर की दूरी पे। तो ऐसे में वो तमाम जगह, तमाम गाँव में कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर जो जांच है वो इन एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। और लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो यहां पर देखने को मिल रही है, ताबड़तोड़ एक्शन यहां देखने को मिल रहा है। पूरा जो अंदर टीम है पुलिस की वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। 6 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है यूनिवर्सिटी कैंपस से, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और तमाम वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इनकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में कैसे रही थी और कैसा इनका किरदार था, कैसा इनका कनेक्शन था मुजम्मिल के साथ, उमर के साथ और जो शाहीन पकड़ी गई है उसके साथ। तो तमाम टेलीग्राम जो चैनल्स बनाए गए थे उन तमाम टेलीग्राम चैनल्स को भी खंगाला जा रहा है। कौन कौन से डॉक्टर्स अंदर मौजूद थे इसकी जांच की जा रही है और टीमें जो हैं वो यहाँ पर लगातार इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल अभिषेक नजर आ रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि वहां लगातार एक के बाद एक टीमें पहुंच रही हैं जो दबिश दे रही हैं, छापेमारी कर रही हैं, जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये केंद्र बिंदु है, यहीं से सब कुछ संचालित हो रहा था। तमाम लोग जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे वो इस गतिविधि में, साजिश में, ब्लास्ट में, धमाके में शामिल थे। तो इसीलिए इस यूनिवर्सिटी की छानबीन की जा रही है, खंगाला जा रहा है इस यूनिवर्सिटी को। दिल्ली धमाके पर एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, गिरफ्तार आतंकियों के निशाने पर धार्मिक स्थल थे। आतंकियों के टारगेट पर उत्तर प्रदेश के मंदिर और धार्मिक स्थल अयोध्या और वाराणसी में ब्लास्ट की साजिश थी। अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल के संपर्क में शाहीन थी। यह शाहीन वही है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी लेडी ब्रिगेड की। बताया जा रहा है कि ये अपने स्लीपर सेल्स के जरिए संपर्क में थी और बड़ी साजिश अयोध्या और वाराणसी में ब्लास्ट करने की थी। अपनी साजिश को यह अंजाम दे पाती उससे पहले धरपकड़ शुरू हुई और यही वजह है कि दिल्ली में आनन फानन में धमाका किया गया और उसके बाद देखिए एक के बाद एक जैसे परतें खुल रही हैं, चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अयोध्या और वाराणसी में उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट करने की तैयारी थी। दिल्ली में सोमवार शाम को धमाका हुआ। इसमें 460 किलोमीटर दूर यूपी में एक धमाके की भी प्लानिंग थी। इसके बाद और जम्मू कश्मीर पुलिस और गुजरात एटीएस से मिले जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक यूपी की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए जब उन्हें यह पता चला कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों को निशाना बनाने की कोशिश में आतंकी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकियों के टारगेट पर यूपी के मंदिर, धार्मिक स्थल थे। अयोध्या और वाराणसी के धार्मिक स्थल प्राइम टारगेट थे। सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक अयोध्या में विस्फोट करना आतंकी चाह रहे थे। आतंकियों का जो मॉड्यूल है वो चाह रहा था कि अयोध्या में विस्फोट किया जा सके। फरीदाबाद टेरन मॉड्यूल की लेडी डॉक्टर शाहीन ने इसके लिए अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। अयोध्या में साजिश को अंजाम देने के पहले टेरन मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया और आतंकियों के नापाक मंसूबे धरे के धरे रह गए। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हड़बड़ी का नतीजा हो सकता है। दिल्ली धमाके की अभी तक की जांच में धमाके में टाइमर का इस्तेमाल नहीं होने की खबर है। सूत्रों का कहना है कि अस्पतालों को टारगेट करना चाहता था यह टेरर मॉड्यूल।
और आतंकियों का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना था। इसलिए आतंकियों की हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़भाड़ वाली जगहें थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद को यूपी में हमलों की जिम्मेदारी दी गई थी और सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने बताया है कि वो अपने साथी आतंकी डॉक्टर्स के साथ मिलकर देश भर में हमलों की साजिश रच रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने पूछताछ के दौरान बताया है कि वो पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। टाइम्स ऑफ भारत की टीम ने शाहीन के पूर्व पति से भी बात की है, जिसने शाहीन का 2012 और 13 में तलाक होने की बात कही। डॉक्टर शाहीन को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और चौंका देने वाली बातें सामने आ रही हैं कि कैसे मिस्ट्री जो पूरी पर्सनल जिंदगी थी वो रही। और शाहीन के एक्स हस्बैंड जफर हयात हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो खुद एक डॉक्टर हैं। जफर साहब, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाहीन आजकल सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। आतंकवादी संगठन में न सिर्फ वो रिक्रूटमेंट इंडिया में कर रही थी, बल्कि पाकिस्तान के भी संपर्क में थी और दिल्ली ब्लास्ट में भी उसका हाथ था। ऐसे में आप उनके एक्स हस्बैंड रहे हैं। पहले तो विस्तार से जरा शाहीन के बारे में बताइए, कैसी उसकी पर्सनालिटी रही, कब आप लोगों की शादी हुई थी, कब तलाक हुआ? मेरी शादी 2003 में, नवंबर 2003 में हुई थी। अरेंज मैरिज थी, इसके पहले मेरा कोई रिलेशन नहीं था। यानी कि 10 साल तक आप लोग साथ रहे? हाँ, तकरीबन 10 साल, क्योंकि 2012 में तलाक हुआ है। सर, एक डॉक्टर हैं, डेफिनेटली पढ़ी लिखी है, 10 साल तक आपके साथ रही, क्या ऐसी कोई भी गतिविधि आपको संदिग्ध लगी या फिर आपको, क्योंकि आपकी वाइफ है, आप लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते थे, तो आपको कभी कुछ शक हुआ कि इनका हाव भाव जो है वो नॉर्मल है या नहीं है? सर, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो माइक्रोफोन है ना, वो थोड़ा सा आप अपने मुंह के पास ले आए तो थोड़ा क्लियर आवाज आएगी आपकी। जी जी, शुक्रिया। जफर साहब, तलाक की वजह क्या थी? तलाक आपने दिया, शाहीन ने दिया? तलाक तो शाहीन ने दिया है और वैसे उसके मतलब ऐसे खास वजह तो नहीं मुझको कहीं नजर आई। वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड थे कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज से हम लोग की वैकेंसी निकलते रहते थे। था कि भाई उनका इंटरेस्ट है, चलो हो सकता रहा हो, मतलब मेरे से एक बार चलते रहते तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी आप रहेगी। सर, जो अगर हम टाइमलाइन देखें ना, तो 2013 में तलाक हुआ। वो कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, विदेश जाना है। 2013 में ही कानपुर में जहां वो काम कर रही थी यूनिवर्सिटी में, अचानक से गायब हुई। कई नोटिसेस भेजे गए, पता करने की कोशिश की, जिसका उसने 6-7 साल तक कोई जवाब भी नहीं दिया। तो ऐसे में आप लोगों को लगा नहीं कि कुछ संदिग्ध है? अचानक 2013 में क्या बदला कि वो एकदम से गायब हो गई, तलाक भी ले लिया? हम लोग बेसिकली डिवोर्स हुआ है तो उसके बाद कभी मैं टच में रहा ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। तो सर, आप लोगों के उस समय तक कितने बच्चे थे, उनकी उम्र कितनी थी? क्या शाहीन उन्हें आपके पास छोड़ गई या उन्हें भी ले गई थी? 2 बच्चे थे, एक 7 साल के थे, 4 साल के थे और एक बच्चे का लास्ट, जो सेकंड बच्चे का हमने एडमिशन करवाया था, फर्स्ट का पहले करवा दिया था। तो आराम से रहे, कोई तलाक के बाद शाहीन आपके बच्चों को भी ले गई या बच्चे आपके पास थे? मेरे पास है टाइम। तो सर चलिए, आप एक्स हस्बैंड हैं, आपसे तलाक हुआ, आपसे संपर्क में नहीं थी, लेकिन शाहीन क्या इन पिछले कुछ सालों में अपने बच्चों के भी संपर्क में थी या नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे को जानते भी। तो देखिए, बच्चों के भी संपर्क में शाहीन नहीं थी। और जो संदिग्ध चीजें हैं सर, वो साल 2013 से इसलिए शुरू
कि अचानक 2020 में वो सामने आती है और फिर से कानपुर में जहां काम कर रही थी वहां काम करने का आवेदन देती है। तो इस बीच शाहीन ने या उसके परिवार ने कभी भी कोशिश की आपसे, आपके परिवार से बातचीत करने की? ना मेरे नॉलेज में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। बिल्कुल जफर साहब, वैसे तो देखिए आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। अब साल 2025 में अचानक से इतने बड़े आतंकी ब्लास्ट में शाहीन का नाम आ रहा है। आप लोगों को अलग हुए 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन जब एक आतंकी का एक्स हस्बैंड कहा जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा तो नहीं लगता होगा। नहीं, अब क्योंकि रिलेशन इतना पुराना हो गया है, सब कुछ कोई ऐसा इमोशनल कुछ इमोशंस तो कुछ है नहीं, तो ऐसा कुछ हमको तो कोई ऐसा महसूस हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन ये कि जितना आप शाहीन को जानते हैं, आपको लगता है कि उस तरह की महिला इतने बड़े एक मॉड्यूल में शामिल हो सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है? देखिए, अब किसी के दिल की बात तो कोई नहीं बता सकता। जैसे जब तक मैं उनके साथ में रहा हूँ, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं किया। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर मोहम्मद, मुजम्मिल शकील ये तुर्की गए थे, टर्की गए थे। तुर्की में जैश के हैंडलर से इन दोनों की मुलाकात हुई थी। ये बड़ी खबर, पासपोर्ट में तुर्की का मुहर मिला है। तुर्की जाकर इन लोगों ने मुलाकात की थी। जैश के हैंडलर से यह जानकारी मिली है कि मुजम्मिल शकील और मोहम्मद उमर ये दोनों तुर्की गए थे और इन दोनों ने जैश के हैंडलर से मुलाकात की थी। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है कि ये तुर्की गए थे, वहां जैश के हैंडलर से मुलाकात हुई थी, इनकी ये सब बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल, और इसी कड़ी में ये खंगालने की कोशिश हो रही है कि डॉक्टर जो शाहिद है, जो उनका भाई परवेज है, उनका लिंक क्या है। दिल्ली में एक मेडिकल सेमिनार हुआ था, उस मेडिकल सेमिनार में दोनों भाई बहन हिस्सा लेने पहुंचे थे और उस हिस्सा लेने के बाद एक मीटिंग अलग से 6 डॉक्टर्स की हुई थी। वो डॉक्टर्स कौन थे, उस बैठक में क्या कुछ तय हुआ था, क्योंकि अक्टूबर में ये मीटिंग हुई है, उसके बाद नवंबर में ये घटना सामने आती है। तो क्या उस बैठक का कोई लिंक इस घटना से है, ये पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा डॉक्टर परवेज के पास से कीपैड फोन बरामद हुए हैं, मतलब आपसी बातचीत के लिए कीपैड फोन का इस्तेमाल किया जाता था, और एक नहीं बल्कि 3 कीपैड फोन डॉक्टर परवेज रखा हुआ था। यहाँ पर जो लालबाग स्थित घर है, वहां पर भी डॉक्टर परवेज का आना जाना हुआ करता था, और देर रात जो मड़ियाओं के मुकुत्तीपुर में घर है, वहां पर डॉक्टर परवेज जाया करता था। तो वहां पर जाने का कारण क्या था? हालांकि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास वो घर पड़ता है, लेकिन चूंकि घर पर वो लालबाग इलाके में रह रहा था। मनीष, आपको रोक रहा हूं, आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन एनआईए की टीम पहुंच गई है फलाह यूनिवर्सिटी। मेरे सहयोगी अभिषेक वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल एनआईए की टीम पहुंची और अब देखिए जांच यहां पे की जा रही है। यहां भी देखिए जो एंट्री पॉइंट है, यहां भी पूछा जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं आपको सामने नजर आएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पे आप देख रहे हैं। ये अधिकारी सारे यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां पे जो गार्ड्स बैठे हुए हैं, जो तमाम लोग हैं, इनसे यहां पर सवाल जवाब किया जा रहा है। रिकॉर्ड्स देखिए बाकायदा यहां पर खंगाले जा रहे हैं। जो डायरीज हैं उनको चेक किया जा रहा है और सामने देखिए आपको नजर आएगा जो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, इनसे यहां पर पूछा जा रहा है कि आखिर कौन कौन से लोग यहां पर काम करते हैं, और बाकायदा पूरा जो डेटा है वो यहां पर चेक किया जा रहा है। देखिए, अधिकारियों की 3 लोगों की जो टीम है वो आपको यहां पर नजर आएगी। वो अपनी यहां पर जो जांच है वो करते हुए आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आपसे कुछ देर पहले एनआईए की टीम भी यहां पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अंदर मौजूद है। इसके अलावा हरियाणा एसटीएफ मौजूद है, फरीदाबाद पुलिस की टीम है, और अब देखिए जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए बाकायदा जो यहां पर जो डायरी रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, इस रजिस्टर को यहां पर चेक किया जा रहा है। अधिकारी उसको बाकायदा माइन्यूटली चेक कर रहे हैं, किसकी किसकी एंट्री हुई है, कौन कौन लोग यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। और ऐसे में तमाम वो लोग जो कि इससे कनेक्टेड हो सकते हैं, उनकी जांच, उनकी रिपोर्ट बहुत जरूरी है। ऐसे में वो सब चीजें जो हैं उनको चेक करना, बाकायदा उनको नोट करना और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाना
ये बहुत अहम हो जाता है। यही कारण है कि देखिए यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं, ये एक एक करके जो तमाम रजिस्टर्ड यहाँ पे रखे हुए थे उनको चेक कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। बाकायदा वहां पर जो गार्ड्स बैठे हुए हैं, जो सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए हैं, उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। रजिस्टर्ड देखा जा रहा है कि अंदर किसकी एंट्री हुई है, कौन कौन लोग किस वक्त पे पहुंचे हुए हैं। और ये तमाम अधिकारी इसी तरीके से यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर भी मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी में अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही है, बात की जा रही है और इसी तरीके से जो जांच है वो लगातार की जा रही है। जांच का दायरा काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और लगातार अलग अलग पहलुओं पे जो जांच है वो यहाँ पे करती हुई जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जो यहाँ पर एजेंसियों की टीम है, वो नजर आ रही है। तो अभी एनआईए की एंट्री यहाँ पर हो गई है, अधिकारियों की एंट्री यहाँ पर हो गई है और लगातार जो जांच है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश यही है कि सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाए, संजोया जाए और उसके बाद एक जो प्रॉपर रिपोर्ट है, जो डिटेल रिपोर्ट है, उसको यहाँ पर बनाया जाए। तो जांच अभी चल रही है, सारी टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और अभी लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पूछताछ है, वो अभी की जा रही है। जी ठीक है अभिषेक, लौटकर आपके पास आएंगे। बड़ी खबर पला यूनिवर्सिटी, जहां पर कई सारी टीमें इस वक्त पहुंची हुई हैं और वहां जांच सबसे ज्यादा तेज चल रही है। और एक और बड़ी खबर, गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक खत्म हुई है। गृह मंत्रालय से बाहर निकले हैं अमित शाह। हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद है इस बड़ी खबर पर। रविकांत, क्या जानकारी है? देखिए, सुबह ही विद्या एनआईए के जो डीजी हैं वो यहां पर आए थे, उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई है। अब जांच का दायरा जो है एक तरीके से केंद्रित होता जा रहा है अल्फला यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि जो दो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका कनेक्शन है इस यूनिवर्सिटी से। और हमने कुछ ही देर पहले ये बताया था कि एनआईए की टीम वहां पर पहुंचेगी। और एनआईए की टीम वहां क्यों पहुंची है? क्योंकि जो इनपुट साझा किए गए हैं हरियाणा के एसटीएफ के द्वारा और इसके साथ ही जो हरियाणा पुलिस है उसने वो जानकारी दी है कि हो सकता है कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि यूनिवर्सिटी का किसी तरीके से दुरुपयोग इन चीजों में नहीं किया गया है। लेकिन एनआईए को जांच हैंडओवर हो चुकी है, इसीलिए एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है और सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जितने भी रिक्रूटमेंट वहां पर हुए हैं, क्या उनका जो एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है वो चेक किया गया है, नहीं किया गया, कहीं और लोग तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए एनआईए की टीम यहां पर पहुंची है। और सुबह सुबह केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद एनआईए ने पूरी जो केस डायरी है वो सबसे जो सपोर्टिंग एजेंसीज हैं वो अपने पास ले ली है। अब एनआईए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रही है और जांच के केंद्र में अब ये यूनिवर्सिटी आ गई है, क्योंकि जो दो लोग इस पूरे मामले में हैं, जिस तरीके के वेपन्स वहां से रिकवर किए गए, जो विस्फोटक बरामद किए गए हैं, इसके बाद एनआईए जो है अब इस पूरे मामले में इस यूनिवर्सिटी को जांच के दायरे में ला रही है और एक एक चीज को वहां पर खंगालने के लिए एनआईए की टीम वहां पर पहुंची हुई है। रविकांत, ये बताइए कि ये लोग जैश के कमांडर से जाकर टर्की में मिलते हैं और इसके बाद फिर हिंदुस्तान में आकर पूरी प्लानिंग करते हैं। जानकारी ये भी है कि लगभग 2 साल से विस्फोटक ये लोग जुटा रहे थे। क्या जो 300 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुए उसके बाद ही एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए? आ रहा हूं रविकांत, एक सेकंड आपके पास। अभिषेक के पास पहुंचे हैं, ये देखिए एसीपी हरियाणा पुलिस पहुंचे हैं। सर कुछ बोलेंगे? हरियाणा पुलिस की टीम, हरियाणा के जो फरीदाबाद के जो एसीपी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। देखिए अंदर तस्वीरों में दिखाइए किस तरीके से अभी जो एसीपी है हरियाणा पुलिस के वो यहां पर पहुंचे हैं। स्पेशल क्राइम की जो टीम है हरियाणा पुलिस की वो यहां पर पहुंची हुई है, लगातार जांच कर रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो टीम है जो पुलिस की वो यहां पर मौजूद है। लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहां पर किया जा रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे हरियाणा स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम की बात करें या फिर हरियाणा एसटीएफ की बात करें या फिर अब जो एनआईए की एंट्री हुई है, लगातार जो जांच है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया है। हर एक पहलू से जांच की जा रही है, हर एक बिंदु को टोला जा रहा है। तमाम वो लोग जो कि मुजम्मिल के इर्द गिर्द घूम रहे थे या उमर के आसपास थे या करीबी थे, उन लोगों से पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। तो जांच बहुत ज्यादा तेजी है, हर मिनट जो है हम देख रहे हैं कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो या तो अंदर आ रही है या बाहर जा रही हैं। तो लगातार जो जांच का सिलसिला है वो बहुत तेज कर दिया गया है और जांच जो है वो काफी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। जी ठीक है अभिषेक, लौटकर आपके पास आएंगे और भी अपडेट्स के लिए। रविकांत आपको जानकारी दे रहे थे, बताइए। देखिए, जानकारी यही मिली है कि टेलीग्राम जो है इसमें जो पूरा का पूरा कनेक्शन है वो 2 टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जांच एजेंसियों को पता चले हैं। ये टर्की गए, इस बात की भी आधिकारिक तौर पे तो नहीं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड पुष्टि है कि इन्होंने एक हैंडलर
से टर्की में मुलाकात की और मुलाकात के बाद सारी प्लानिंग की गई है और कई महीनों से एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी को ये प्लान कर रहे हैं। लेकिन हड़बड़ी में ये ब्लास्ट जो है वो लाल किले के पास हुआ क्योंकि जांच एजेंसियों को भनक लग गई थी और वो जो टेलीग्राम ग्रुप है वो जांच एजेंसियों के रडार पर था। वो किससे बातचीत कर रहे थे, क्या मंगाया जाता, कोड वर्ड डॉक्टर था, इसमें ये भी जानकारी दी गई है और इसके बाद ये आनन फानन में हड़बड़ी में ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन अब जांच का दायरा जो है अलग अलग राज्यों में बढ़ता जा रहा है और एनआईए जो है उन तमाम राज्यों के जो पुलिस हैं, वहां की जो एजेंसियां हैं, उनके संपर्क में आ चुकी है और फिलहाल जो एनआईए की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है, मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंची है, वहां पर और भी क्या लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, मुजम्मिल को, डॉक्टर उमर को, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। और रिक्रूटमेंट जो है पिछले 1-2 सालों में कितने हुए हैं और उनका क्या फैक्ट चेक हुआ है, उनका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं, या अभी और भी स्लीपर सेल वहां पर मौजूद हैं, ये जानने का प्रयास अब एनआईए कर रही है। और लगातार गृह मंत्रालय में भी एक्टिविटी बढ़ी हुई है। एनआईए जो है पल पल की रिपोर्टिंग जो है वो होम मिनिस्टर को कर रही है और जिस तरीके के निर्देश दिए गए हैं उसमें किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और बहुत तेजी से इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन जो है एक्सपैंड हो रहा है और एनआईए तह तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है। ठीक है रवि, आप नजर बनाकर रखिए। बड़ी खबर एक और अपने दर्शकों को बताते हैं। ब्लास्ट स्पॉट पर पहुंची है जम्मू कश्मीर की पुलिस की आईपीएस अधिकारी। जे&के पुलिस से एक महिला आईपीएस अधिकारी बम ब्लास्ट स्पॉट पर पहुंची हैं और यहां पर वो कुछ जानकारियां जुटाने हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। मोहित ओम हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। मोहित, क्या तथ्यों को परखने के लिए, सबूतों को जांचने के लिए वहां पर पहुंची हैं आईपीएस अधिकारी? बिल्कुल, देखिए जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे यूपी एटीएस की टीम आई थी और लगातार अलग अलग टीम्स यहाँ पे पहुंच रही है और अभी जो है हाल में यहाँ पे एक महिला आईपीएस अधिकारी आई हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस की हैं। उन्होंने यहाँ पे आके अपना कार्ड दिखाया और उसके बाद वहां से कुछ ऑफिसर्स आए हैं दिल्ली पुलिस के जो को रिसीव करके ले गए हैं। उससे पहले एनआईए की टीम दोबारा यहाँ पर पहुंची थी और जो ब्लास्ट पॉइंट है, जो विद्या यहाँ पे जो व्हाइट कर्टन के अंदर ब्लास्ट पॉइंट है, उसके ठीक बगल में जहाँ पे आप गाड़ियां पार्क देख रहे हैं, वहां से आज एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं और बड़ी संख्या में ऐसे एविडेंस कलेक्ट करके उनको बैग में ले जाया गया है। तो यानी अब हर सूरत से, हर एंगल से, हर जगह जगह पे जो है छापेमारी चल रही है और इस तरीके से जो एविडेंस है और उनकी जांच भी वहां पे की जा रही है। और अब जो महिला अधिकारी यहाँ पे जे&के की आई हैं उनसे भी यहाँ पे जानकारी ली जाएगी। और आप देखिए हमारे फ्रेम में वो महिला अधिकारी नजर आ रही हैं जो गुलाबी कपड़ों में है और वो लाल किले की मेन गेट की तरफ आ रही हैं। ये महिला अधिकारी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस से वो यहाँ पर पहुंची हैं। तो यानी अब जो जांच है वो अलग अलग स्टेट पुलिस भी स्पॉट पर आकर कर रही है। यूपी एटीएस की टीम को हमने यहाँ देखा था और अब जे&के पुलिस जो है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं उनके साथ वहां मौजूद नजर आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो जांच टीम है वो अब आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जांच निकल के सामने आ रही है उसमें कई बातें जो वो है काफी अहम हो जाती है। खासकर जो टर्की जाने वाली बात है उसमें भी हैंडलर का नाम निकल के सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मोहिउद्दीन औरंगजेब जो जैश का फाइनेंसर बताया जा रहा है या उनका कैशियर बताया जा रहा है, उससे मुलाकात की बात जो है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जब ये डॉक्टर उमर टर्की गया है तो उससे पे मुलाकात हुई है। डॉक्टर मोइमिल को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई थी कि मोइमिल के जब फोन जो है जब पुलिस ने देखने की कोशिश किया तो उसमें पता लगा है कि कई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे हैं जिनमें लगातार जो लोग हैं उनको पहले जोड़ा जा रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद से वहां से जो लोग हैं वो एग्जिट कर गए हैं। बड़े नंबर्स जो हैं वो पता लगे हैं, जो लोग एग्जिट कर रहे हैं उनका कहना है कि मल्टीपल ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स में ज्यादा बड़ी संख्या में मेंबर्स नहीं होते थे, 8 से 10 मेंबर एक ग्रुप के अंदर होते थे, लेकिन बड़ी संख्या में जो ग्रुप्स है वो डिलीट हुए हैं, उनसे मेंबर एग्जिट हुए हैं। तो वो मेंबर्स कौन थे उनको लेके भी जांच की जाएगी। तो फिलहाल अब यहाँ पे जो स्पॉट पे है, स्पॉट पे भी लगातार हम जो टीम उनको आते हुए देख रहे हैं और जो जे&के महिला पुलिस यहाँ पर आई थी वो यहाँ पर सीनियर अधिकारी से मिली और उसके बाद वो यहाँ से बाहर निकली है और उससे थोड़ी देर पहले एनआईए की टीम यहाँ पे थी, यहाँ पे इन्होंने एविडेंस कलेक्ट करे और यहाँ से आगे निकली है। जी ठीक है मोहित, एक और बड़ी खबर, आतंकी डॉक्टर उमर पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया। डीएनए सैंपल को जांच के लिए एम्स भेजा गया है। उमर फिदाइन था या नहीं, जांच से पता चलेगा। आतंकी उमर मारा गया या नहीं, डीएनए जांच से पता चल जाएगा कि वो फिदाइन था या फिर उसने किसी को प्लांट किया था या फिर उसने विस्फोटक गाड़ी में रखकर उसे उड़ा दिया था। यह पता करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। उमर की मां का डीएनए टेस्ट मैच किया जाएगा उमर के साथ। डीएनए सैंपल लिया गया है
डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। डीएनए सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है और एम्स भेजा गया है। इस सैंपल को उमर पैदाइन था या नहीं, जांच से इस बात का पता चल जाएगा। आतंकी उमर मारा गया या नहीं मारा गया है, डीएनए जांच से इसका भी खुलासा हो जाएगा। ये बड़ी खबर, उमर को लेकर उसका डीएनए मैच किया जाएगा। उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया गया है ताकि दोनों का डीएनए सैंपल मिलाया जा सके और इस बात का पता चल सके कि गाड़ी में विस्फोट करने वाला उमर ही था या कोई और था। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, डीएनए मैच करने के बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा कि जिसने विस्फोट किया, जो गाड़ी में मौजूद था, वो उमर था या नहीं? बिल्कुल, देखिए विद्या, जो हमें जो फुटेज हमने जो देखी है, जो जांच एजेंसी को जो फुटेज मिली है, उसमें उमर गाड़ी में मौजूद नजर आ रहा है, लेकिन ब्लास्ट के बाद उमर कहां गया उसकी अब जांच की जा रही है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो पुलिस को स्पॉट से नहीं मिली है। लेकिन पुलिस को कई आइडेंटिफाइड जो बॉडी पार्ट्स है वो मिले हैं जिनकी पहचान करना अब जरूरी है। इसलिए उमर की जो फैमिली है उसका डीएनए टेस्ट जो है वो लिया गया है और उन जो अननोन बॉडी पार्ट्स है जिनको अभी प्रिजर्व कराया गया है उससे मैच कराया जाएगा और ये एम्स के अंदर जो है वो बॉडी पार्ट्स को भेजा गया। साथ ही डीएनए सैंपल जो है वो एम्स दिल्ली में भेजे गए, जहां पे अब इसकी पूरी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार कि ये जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स वो उमर ही था या कोई और, क्योंकि पुलिस को लगातार जो सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं उसमें उमर नजर पुलिस को लगातार आ रहा है। जो ओखला का जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहां के सीसीटीवी फुटेज की बात करें, बदरपुर बॉर्डर की बात करें जहां से टोल क्रॉस कर रहा था, या फरीदाबाद से निकलने की। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आप लोग नजर बनाकर रखिए और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। अब आपको आतंकी डॉक्टर उमर के वो 11 घंटे बताते हैं जो फरीदाबाद से शुरू होकर दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके के बीच बिताए गए। सोमवार सुबह 7:30 बजे I-20 फरीदाबाद से निकली। सोमवार सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल को पार किया। 10 नवंबर सुबह 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया को क्रॉस किया। दोपहर 3:19 पर लाल किला पार्किंग में इसकी एंट्री होती है। शाम 6:19 पर गाड़ी 3 घंटे पार्किंग में ही खड़ी रहती है। शाम 6:22 पर कार पार्किंग से बाहर निकली। शाम 6:52 पर मेट्रो स्टेशन नंबर 1 के पास धमाका हो गया इस गाड़ी में। बड़ी खबर यह भी है कि जांच एजेंसियों को डॉक्टर नेटवर्क का बड़ा सुराग मिला है। नेटवर्क के 6 और डॉक्टर्स का सुराग मिला है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, दिल्ली में शाहीन और परवेज से मुलाकात हुई थी। शाहीन परवेज ने 6 डॉक्टर से मुलाकात की थी। अक्टूबर में दिल्ली में हुई थी नेटवर्क की मीटिंग, यानी कि डॉक्टरों का यह आतंकी नेटवर्क है जिसके बारे में एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर फरीदाबाद, कश्मीर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों में कई टीमें अलग अलग जगहों पर इस बीच दबिश दे रही है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जो मुख्य बिंदु, जो सेंटर पॉइंट है, वो फला यूनिवर्सिटी है और इस बात की उम्मीद है कि फला यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ बाहर निकलने वाला है और इसीलिए हम लगातार देख रहे हैं कि फला यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक टीमें पहुंच रही हैं जांच करने के लिए। हरियाणा की टीम पहुंच रही है, दिल्ली की टीम पहुंच रही है, कश्मीर की टीम पहुंच रही है, यूपी की टीम पहुंच रही है। अलग अलग जांच एजेंसियों की टीम फला यूनिवर्सिटी में जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये डॉक्टर्स के आतंकी नेटवर्क का पूरा जाल है जिसको अब पूरी तरीके से एक्सपोज करने की तैयारी चल रही है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक एक वो व्यक्ति जो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था, चाहे उसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था, वो सभी रडार पर हैं और सभी से पूछताछ होगी। खासतौर पर उन लोगों से भी जिन्होंने डॉक्टर उमर का नाम सामने आने के बाद इस ग्रुप को एग्जिट कर दिया, उन सब पर भी निगाह है। और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र एटीएस पुणे से पकड़े गए अलकायदा का आतंकी जुबैर से भी दिल्ली ब्लास्ट मामले में पूछताछ कर सकती है। जुबैर पुणे में एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। जुबैर पेशे से इंजीनियर है। अलकायदा आतंकी संगठन के लिए लोगों को शामिल करने का आरोप है इस पर। ये देखिए, तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, ताउम्र मेहनत करके, पढ़ाई करके लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं।
और कुछ हासिल करने, एक मुकाम हासिल करने की कोशिश होती है ऐसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की, लेकिन आतंक का रास्ता ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स चुन रहे हैं और जो खुलासे हो रहे हैं वो विस्फोटक हैं। अब ये जुबैर जो कि पेशे से इंजीनियर है, आईटी कंपनी में काम करता था, पुणे पुलिस अब इनसे पूछताछ कर सकती है। जुबैर से अलकायदा आतंकी होने का इस पर आरोप है। महाराष्ट्र एटीएस ने इसे पकड़ा था। अलकायदा का आतंकी जुबैर दिल्ली ब्लास्ट मामले में इससे भी अब पूछताछ हो सकती है। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए ब्लास्ट की असल वजह और एक्सप्लोसिव की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर दहशत का माहौल है। इमरजेंसी बैठकों का दौर जारी है। पाकिस्तानी